कल्पना कीजिए, आपके घर के आसपास या सड़क के किनारे किसी खंभे पर एक लोहे का बक्सा रखा हुआ है। एकदम शांत। बिल्कुल, जो देखने में एकदम स्थिर लगता है। हाँ, लेकिन मतलब इसके अंदर इतनी भयानक विद्युत ऊर्जा बह रही है जो जो किसी भी चीज को पल भर में राख कर सकती है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बक्सा असल में तेल के एक बड़े टब में डूबा हुआ है। हाँ, और ये इंसानों के फेफड़ों की तरह लगातार सांस लेता है। और अगर ये एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। बिल्कुल डूब जाएगा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्यमयी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। हमारा विषय है ट्रांसफॉर्मर। एक बहुत ही शानदार विषय। अगर आप आईटीआई के छात्र हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद। रवि सिंह, आईटीआई। सीखिए स्किल, बनाइए उज्जवल भविष्य। हम तकनीकी परीक्षणों और इंजीनियरिंग के उन गहरे नोट्स को खंगाल रहे हैं बिना किसी सूचना अतिभार के। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल स्थिर है, जिसमें घूमने वाला एक भी पुर्जा नहीं है, वो आखिर दुनिया की ऊर्जा प्रणाली का दिल कैसे बन गई। देखिए, यही इस मशीन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब आमतौर पर जब हम मशीन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गति, है ना, पिस्टन का ऊपर नीचे होना या किसी टर्बाइन का घूमना। हाँ, कुछ हिलता डुलता हुआ सा है। बिल्कुल। लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका बस एक ही काम है, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सप्लाई के वोल्टेज को बदलना। मतलब बढ़ाना या घटाना। हाँ, लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए ये वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे हम स्टेप अप कहते हैं। अच्छा। और फिर हमारे घरों में इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए ये उसी वोल्टेज को बहुत कम कर देता है, यानी स्टेप डाउन। समझ गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये ऊर्जा के स्तर को तो बदलता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब उसकी लय के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करता। अच्छा, मतलब ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है लेकिन लय वही है। बिल्कुल वही रहती है। तो अब चूंकि हमारे स्रोत बहुत ही तकनीकी है, हम बुनियादी बातों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं ये सोच रहा था कि अगर इस मशीन के अंदर कुछ भी घूम नहीं रहा है, कोई गियर या बेल्ट नहीं है, तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ये हजारों वोल्ट की ऊर्जा आखिर छलांग कैसे लगाती है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जहां सप्लाई दी जाती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जहां से आउटपुट निकलता है। हाँ। और नोट्स बताते हैं कि ये दोनों कॉइल एक दूसरे को छूते तक नहीं है। हाँ। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण बिना छुए कैसे हो रहा है? यहाँ पर माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत खेल में आता है। देखिए, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं तो तारों के आसपास सिर्फ एक साधारण चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता। तो क्या होता है? क्योंकि एसी करंट अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है। भारत में जैसे ये 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी लगातार फैलता है और सिकुड़ता है। अच्छा, मतलब 1 सेकंड में 50 बार फैलना और सिकुड़ना। बिल्कुल, इसे हम ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र एक धड़कते हुए दिल की तरह लगातार धड़क रहा है। अरे वाह, एकदम सटीक उपमा दी है आपने। और जब ये धड़कता हुआ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पास में रखी सेकेंडरी वाइंडिंग के तारों से टकराता है तो फैराडे के नियम के अनुसार वो उस दूसरे तार के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने लगता है। बिना छुए धक्का देता है? हाँ, बिल्कुल। इस अदृश्य धक्के की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप एक नया वोल्टेज पैदा हो जाता है। इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो मतलब ऊर्जा प्राइमरी कॉइल से चुंबकीय क्षेत्र में बदलती है। हाँ। और फिर ये चुंबकीय क्षेत्र ट्रांसफार्मर के लोहे के कोर से होते हुए यात्रा करता है और सेकेंडरी कॉइल उसे वापस विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। एकदम सही। यार, ये तो मतलब बिना हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक ही ताल पर डांस करने जैसा हो गया। एक कॉइल ने फ्लक्स बनाया, कोर ने रास्ता दिया और दूसरी कॉइल ने उसे पकड़ लिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया आपने इसे। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर ये सारा खेल बदलते हुए फ्लक्स का है, तो क्या इस मशीन को,
मतलब डायरेक्ट करंट यानी डीसी सप्लाई पर चलाया जा सकता है, जैसे किसी बहुत बड़ी बैटरी से जोड़ दें तो? नहीं, ये इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक गलतियों में से एक मानी जाती है। सच में? बिल्कुल। ट्रांसफार्मर को कभी भी किसी भी हाल में डीसी सप्लाई पर नहीं चलाया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो कुछ ही सेकंड में प्राइमरी वाइंडिंग जलकर पूरी तरह राख हो जाएगी। जल क्यों जाएगी? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें रिएक्टेंस या एक तरह के प्रतिरोध को समझना होगा। जब जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट बहता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा होता है वो खुद उसी प्राइमरी कॉइल में एक बैक ईएमएफ यानी एक उल्टा वोल्टेज पैदा करता है। अच्छा, मतलब वो अपने ही करंट को रोकता है? हाँ, ये बैक ईएमएफ असल में उस एसी करंट का विरोध करता है और इसी विरोध की वजह से प्राइमरी कॉइल में करंट एक सुरक्षित सीमा के अंदर रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का बदलना ही उस करंट को बेकाबू होने से रोक रहा है? एकदम सही। लेकिन जरा सोचिए, जब आप डीसी सप्लाई देते हैं तो करंट की दिशा तो नहीं बदलती ना? नहीं, डीसी तो बिल्कुल सीधी लाइन में चलता है। हाँ, वो बिल्कुल सपाट होता है। तो फ्लक्स एक बार फैलता है और फिर स्थिर हो जाता है। अब चूंकि फ्लक्स बदल नहीं रहा है तो ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई वोल्टेज पैदा होगा और न ही प्राइमरी वाइंडिंग में कोई बैक ईएमएफ बनेगा। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। कोई विरोध करने वाला बचेगा ही नहीं। तो फिर उस करंट को कौन रोकेगा? कोई नहीं। अब उस कॉइल के पास करंट को रोकने के लिए सिर्फ तांबे के तार का अपना मतलब बहुत ही मामूली सा प्राकृतिक प्रतिरोध बचता है, जो कि लगभग 0 के बराबर होता है। बाप रे। तो ओहम के नियम के अनुसार प्राइमरी कॉइल अचानक से अपनी क्षमता से सैकड़ों गुना ज्यादा करंट खींचने लगती है और जहां इतना भारी करंट बिना किसी रोक टोक के बहेगा वहां अकल्पनीय गर्मी पैदा होगी और वाइंडिंग तुरंत पिघल जाएगी। बिल्कुल, तुरंत धुआं निकल जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मशीन की सुरक्षा पूरी तरह से उस बदलते हुए फ्लक्स और उससे पैदा होने वाले अदृश्य नियंत्रण पर निर्भर है। एकदम सही निष्कर्ष है ये। और गर्मी की बात छिड़ी ही है, तो चलिए इसके शारीरिक ढांचे या मतलब इसकी एनाटॉमी को थोड़ा गहराई से देखते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। एक ट्रांसफॉर्मर दिन रात काम करता है, उसमें हजारों एम्पियर का करंट बह रहा है, तो गर्मी तो सामान्य स्थिति में भी बहुत पैदा होती होगी। बिल्कुल होती है। तो फिर एक लोहे के भारी बक्से में इतनी बिजली और गर्मी होने पर वो खुद को पिघलने से कैसे बचाता है? इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मर के बिल्कुल बीचों बीच जाना होगा, उसके कोर पर। वही कोर जो फ्लक्स को रास्ता देता है? हाँ, वही। लेकिन ये कोर कोई साधारण लोहे का ठोस गुटका नहीं होता। इसे लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है और इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत ही शानदार है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र इस लोहे के कोर से गुजरता है तो वो सिर्फ कॉइल में ही वोल्टेज पैदा नहीं करता, बल्कि वो लोहे के उस कोर के अंदर भी छोटे छोटे करंट के भंवर पैदा कर देता है। करंट के भंवर? हाँ, इन्हें एडी करंट कहते हैं। जैसे किसी बहती हुई नदी के बीच में अगर पत्थर रख दें तो पानी गोल गोल भंवर बनाने लगता है, वैसे ही? एकदम सही। और ये जो भंवर होते हैं ये किसी काम के नहीं होते, ये सिर्फ कोर के अंदर बहुत बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। अच्छा। अगर कोर ठोस लोहे का हो तो ये एडी करंट्स इतने ताकतवर हो जाएंगे कि मशीन सच में भस्म हो जाएगी। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए इंजीनियर क्या करते हैं, वो पूरे कोर को एक ठोस टुकड़े की बजाय मिलीमीटर से भी पतली स्टील की परतों में या लैमिनेशंस में बांट देते हैं। ओहो, मतलब लोहे को पतली पतली स्लाइसेस में काट देते हैं। हाँ, और हर परत के ऊपर वार्निश का एक इंसुलेशन लगा होता है। समझ गया, यानी परतों के बीच इंसुलेशन होने से उन करंट के भंवरों को फैलने का रास्ता ही नहीं मिलता। बिल्कुल, वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर कमजोर हो जाते हैं और गर्मी कम पैदा होती है। लेकिन इसमें एक शब्द था सिलिकॉन। सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है? क्या केवल पतले लोहे से काम नहीं चल सकता? लोहे के साथ सिलिकॉन मिलाने का कारण एक और तरह का नुकसान कम करना है। इसे हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। हिस्टेरिसिस, ये क्या होता है? देखिए, जब एसी करंट 50 बार अपनी दिशा बदलता है तो लोहे के अंदर के परमाणुओं यानी एटम्स के चुंबकीय क्षेत्र को भी 50 बार अपनी दिशा पलटनी पड़ती है। 1 सेकंड में 50 बार? ये तो मतलब परमाणु स्तर पर बहुत ज्यादा घर्षण पैदा करता होगा। बिल्कुल,
और परमाणुओं के इस लगातार पलटने से जो आंतरिक घर्षण और जो गर्मी पैदा होती है उसे ही हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। तो इसमें सिलिकॉन क्या करता है? स्टील में लगभग 3 से 4% सिलिकॉन मिलाने से लोहे की संरचना नरम हो जाती है। इससे परमाणुओं को अपनी दिशा पलटने में बहुत कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अरे वाह! और ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाती है। एकदम सही। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे इंजीनियरिंग परमाणु स्तर की समस्याओं को सुलझा रही है। हाँ, ये बहुत ही बारीक विज्ञान है। अब कोर और वाइंडिंग तो सुरक्षित हो गए, लेकिन इस पूरी मशीन को ठंडा रखने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है और उसका जो सांस लेने का तंत्र है, वो मुझे नोट्स पढ़ते वक्त बहुत ही विज्ञान का था, किसी साइंस फिक्शन जैसा लगा। वो सच में बहुत दिलचस्प मैकेनिज्म है। तो ट्रांसफार्मर का ये सांस लेने का मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है? देखिए, बड़े ट्रांसफार्मर एक विशेष प्रकार के मिनरल ऑयल में डूबे रहते हैं। ये तेल 2 काम करता है। पहला, वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाना, और दूसरा, गर्मी को सोखना। अब ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही सरल नियम है। जब भी तेल गर्मी सोखता है तो वो फैलता है। हाँ, फैलेगा तो जरूर। तो उस फैले हुए तेल को कहीं तो जाना होगा, वरना मुख्य टैंक तो दबाव से फट जाएगा। बिल्कुल। और इसी दबाव को संभालने के लिए मुख्य टैंक के ठीक ऊपर एक बेलनाकार टंकी लगी होती है, जिसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। अच्छा। ये टैंक हमेशा आधा खाली रखा जाता है। जब लोड बढ़ने पर तेल गर्म होकर फैलता है तो वो ऊपर चढ़कर इस कंजर्वेटर टैंक की खाली जगह को भर देता है। और जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है, जैसे रात के समय जब लोड कम होता है, तब तेल सिकुड़कर वापस मुख्य टैंक में नीचे चला जाता है। और जब तेल नीचे जाता है तो उस कंजर्वेटर टैंक में जो खाली जगह बनती है, उसे भरने के लिए वो बाहर के वातावरण से हवा खींचता होगा। बिल्कुल, यही उसका सांस लेना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है ना? हाँ। बाहर की हवा में तो पानी की नमी होती है, मॉइस्चर होता है। अगर नमी वाला पानी उस हाई वोल्टेज तेल के अंदर चला गया तो तेल की इंसुलेट करने की क्षमता वो तो खत्म हो जाएगी, भयंकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि इस सांस लेने वाली नली के मुहाने पर एक बहुत ही खास डिवाइस लगाया जाता है, जिसे ब्रीदर कहते हैं। ब्रीदर? हाँ। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल के छोटे छोटे दाने भरे होते हैं। इसका रासायनिक विज्ञान बहुत दिलचस्प है। इस सिलिका जेल में कोबाल्ट क्लोराइड मिलाया जाता है। अच्छा। जब ये बिल्कुल सूखा होता है तो इसका रंग एकदम गहरा नीला होता है। तो जब बाहर की हवा इस नीले सिलिका जेल से होकर गुजरती है तो वो सारी नमी सोख लेता है और अंदर सिर्फ एकदम सूखी हवा जाने देता है। हाँ। और जैसे जैसे ये पानी के अणुओं को सोखता है, इसके अंदर के क्रिस्टल की संरचना बदलने लगती है। रंग बदल जाता है। बिल्कुल। नमी सोखने के बाद इसका रंग नीले से बदलकर हल्का गुलाबी हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। हाँ, ये रंग बदलना इंजीनियरों के लिए एक सीधा विजुअल इंडिकेटर है कि अब ये जेल अपनी पूरी क्षमता तक नमी सोख चुका है। फिर उसे बदल देते होंगे? हाँ, या तो इसे बदल देते हैं या फिर भट्टी में सुखाकर वापस नीला कर लेते हैं। यार, ये एक बेहद खूबसूरत सुरक्षा चक्र है। लेकिन देखिए, कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। बिल्कुल होती हैं। मान लीजिए तेल भी सही है, हवा भी सूखी है, लेकिन अंदर वाइंडिंग के बीच कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब ट्रांसफार्मर फटने से कैसे बचेगा? ऐसी चरम स्थितियों के लिए बुकोल्स रिले नाम का एक मैकेनिकल उपकरण लगाया जाता है। बुकोल्स रिले, ये कहाँ होता है? ये मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाले पाइप के बीच में बैठा होता है। ये एक गैस संचालित रिले है। गैस संचालित? एक मिनट, तेल के अंदर गैस कहाँ से आ गई? देखिए, जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई छोटी मोटी खराबी आती है, जैसे मान लीजिए इंसुलेशन धीरे धीरे जल रहा है, तो उस जगह का तेल अत्यधिक गर्मी से उबलने लगता है और टूटकर गैस के बुलबुले बनाने लगता है। ये गैस के बुलबुले स्वाभाविक रूप से ऊपर की तरफ उठते हैं और बुकोल्स रिले के चेंबर में जाकर जमा होने लगते हैं। अच्छा, गैस ऊपर जमा होती है और फिर रिले क्या करता है? इस रिले के अंदर 2 फ्लोट होते हैं, तैरने वाले स्विच। जब गैस जमा होती है तो तेल का स्तर नीचे जाता है, जिससे पहला फ्लोट नीचे गिरकर एक अलार्म का सर्किट पूरा कर देता है। कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो गैस धीरे धीरे नहीं बनती। तब क्या होता है? तेल अचानक उबलकर
एक झटके में लहर की तरह ऊपर कंजर्वेटेड टैंक की तरह भागता है। एक तरह का तेल का विस्फोट। हाँ, और जब तेल की ये तेज लहर बुकोल्स रिले से टकराती है तो वो सीधे दूसरे फ्लोट को जोर से धक्का मारती है। और वो दूसरा फ्लोट क्या करता है? ये दूसरा फ्लोट तुरंत ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ के सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप कर देता है, यानी पलक झपकते ही पूरी पावर सप्लाई काट देता है। अरे वाह, मतलब मशीन के फटने या आग लगने से पहले ही वो सिस्टम से पूरी तरह अलग हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये एक स्मोक डिटेक्टर और एक इमरजेंसी ब्रेक दोनों का काम कर रहा है, वो भी बिना किसी डिजिटल सेंसर के। हाँ, सिर्फ शुद्ध भौतिक विज्ञान और यांत्रिकी के दम पर। सच में लाजवाब है। अब जब हमने इसके अंदर के सुरक्षा तंत्र को समझ लिया है तो इसके प्रकारों पर आते हैं। हमने शुरुआत में कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कभी एक दूसरे को नहीं छूती हैं। बिल्कुल, ये बुनियादी नियम है। लेकिन स्रोत में ट्रांसफॉर्मर के एक विशेष प्रकार का अक्सर जिक्र होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। तो क्या ये हमारे अपने ही इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के नियम को नहीं तोड़ रहा? ये नियम को तोड़ता भी है और ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही चतुर समाधान भी है। कैसे? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दो अलग-अलग कॉइल होने के बजाय पूरे ट्रांसफॉर्मर में तांबे के तार की सिर्फ एक ही बहुत लंबी कॉइल होती है। बिल्कुल नीचे एक छेद करके नल लगाते हैं तो आपको पानी का सबसे ज्यादा दबाव मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी पाइप में आधी ऊंचाई पर एक छेद करके नल लगाते हैं तो पानी का दबाव कम होगा, है ना? ओह, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी ऐसा ही होता है? एकदम सही। हम उस एक लंबी कॉइल के दोनों सिरों पर इनपुट यानी प्राइमरी सप्लाई दे देते हैं। अब हमें जितना वोल्टेज चाहिए हम उस कॉइल के बीच में से किसी एक हिस्से पर एक तार जोड़कर आउटपुट निकाल लेते हैं। अच्छा, बीच में से टैप कर लेते हैं। हाँ, इसे टैपिंग कहते हैं। अगर हमें कम वोल्टेज चाहिए तो हम कॉइल के कम घुमावों के बीच से टैपिंग ले लेते हैं। यार, इससे तो तांबे की बहुत बड़ी बचत होती होगी। मतलब पूरी एक कॉइल ही हटा दी आपने। बिल्कुल, तांबे की भारी बचत होती है, मशीन का आकार छोटा हो जाता है और दो अलग-अलग कॉइल के बीच ऊर्जा ट्रांसफर करने का जो नुकसान होता है ना, वो भी बच जाता है। इसलिए इनकी दक्षता सामान्य ट्रांसफॉर्मर से भी ज्यादा होती है। फिर तो मतलब हर जगह इसी का इस्तेमाल होना चाहिए। हम दो कॉइल वाले सिस्टम का भारी भरकम बोझ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इसमें वो सुरक्षा नहीं है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। हाँ, चूंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई शारीरिक अलगाव नहीं है, तार तो एक ही है ना। बात तो सही है। तो अगर किसी वजह से मान लीजिए पीछे से लाखों वोल्ट का कोई सर्ज आ जाए तो वो सीधे उस उपकरण तक पहुंच जाएगा जो आउटपुट में जुड़ा है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल हमारे घरों को बिजली देने के लिए नहीं किया जाता। इनका उपयोग वहां होता है जहां हमें लगातार वोल्टेज को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है, जैसे प्रयोगशालाओं में या बड़ी मोटरों को सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करने के लिए। समझ गया। मतलब हर फायदे के साथ हमेशा एक कीमत जुड़ी होती है। बिल्कुल। और दक्षता की बात चली रही है तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की चर्चा किए बिना यह विश्लेषण अधूरा रहेगा। दुनिया की कोई भी मशीन 100% ऊर्जा को तो नहीं बदल सकती। हाँ, ऊर्जा का नुकसान तो होता ही है। जैसे कारों के इंजन तो अपनी आधी ऊर्जा गर्मी में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन नोट्स बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। ये सबसे कुशल मशीनों में से एक है। फिर भी ये जो 1 या 2% ऊर्जा गायब हो रही है, ये कहाँ जाती है? देखिए, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऊर्जा का नुकसान मुख्य रूप से दो ही जगहों पर होता है और ये समझना पूरे विद्युत वितरण को समझने की चाबी है। अच्छा। पहला नुकसान है आयरन लॉस, जिसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। हमने अभी एडी करंट और हिस्टेरेसिस की बात की थी ना, जहां लोहे के कोर के परमाणु गर्मी पैदा करते हैं। हाँ, जहां परमाणु अपनी दिशा बदलते हैं। ये वही आयरन लॉस है। और इस लॉस की मतलब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर। जब तक ट्रांसफॉर्मर को पावर ग्रिड से जोड़कर रखा गया है, ये आयरन लॉस लगातार होता रहेगा। मतलब चाहे आगे किसी ने एक भी बल्ब न जलाया हो। हाँ, चाहे कोई लोड न हो, मशीन के कोर में वो ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद होती ही रहेगी। ये तो फिक्स्ड खर्चा हो गया। और दूसरा नुकसान? दूसरा है कॉपर लॉस।
ये वो गर्मी है जो तांबे के तारों में करंट बहने के कारण पैदा होती है। इसे I²R लॉस भी कहते हैं। अच्छा, ये नुकसान ट्रांसफार्मर पर पड़ने वाले लोड पर निर्भर करता है। लोड का मतलब ये कि उस ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए घरों या कारखानों में उस समय कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है ना? एकदम सही। अगर रात के समय सब लोग सो रहे हैं और बिजली का इस्तेमाल कम है तो तारों में करंट कम बहेगा और ये कॉपर लॉस लगभग न के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, लोग हीटर, गीजर, एसी और मशीनें चालू करते हैं तो करंट तेजी से बढ़ता है और कॉपर लॉस भी घातांकीय रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। यार, ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक विभाजन है। मतलब एक नुकसान जो आयरन लॉस है वो हमेशा एक जैसा रहता है, मशीन की अपनी सांसों की तरह। बिल्कुल। और दूसरा नुकसान जो कॉपर लॉस है वो बाहर की दुनिया की हलचल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, बहुत ही डायनामिक है ये। चलिए अब इन तमाम धागों को एक साथ समेटते हैं। एक शांत लोहे का बक्सा जिसके अंदर फैराडे का नियम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जादू चल रहा है। और वो भी बिना छुए। हाँ, बिना हिले डुले, बिना अपनी फ्रीक्वेंसी बदले। ये सिलिकॉन स्टील की परतों और नीले सिलिका जेल के सहारे खुद को सुरक्षित रखता है। जनरेशन स्टेशनों से लेकर हमारे मोहल्ले के खंभों तक यही वो मशीन है जो लाखों वोल्ट की बेकाबू ऊर्जा को हमारे घरों के लिए सुरक्षित 240 वोल्ट में बदलती है। ये सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक ऐसा तकनीकी सत्य भी उभर कर सामने आता है जो सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि अपने आप में गहरा दार्शनिक विचार है। दार्शनिक विचार? वो क्या है? हमने अभी आयरन लॉस और कॉपर लॉस की बात की है ना? हाँ, फिक्स और वेरिएबल नुकसान। इंजीनियरिंग का एक कड़ा गणितीय नियम है कि किसी भी ट्रांसफार्मर को उसकी अधिकतम दक्षता या मैक्सिमम एफिशिएंसी केवल और केवल उसी एक पल में मिलती है जब उसका स्थिर आयरन लॉस उसके बदलते हुए कॉपर लॉस के बिल्कुल बराबर हो जाता है। एक मिनट, जब मशीन का फिक्स नुकसान बाहरी दुनिया के बदलते नुकसान के ठीक बराबर हो जाए। हाँ, अब जरा सोचिए, क्योंकि ये कॉपर लॉस पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम मनुष्य उस समय कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मशीन की वो परफेक्ट अवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कारखाने में एक बार सेट कर दिया गया हो। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर की सबसे बेहतरीन स्थिति मतलब एक फिक्स लक्ष्य है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक अस्थिर लगातार बदलता हुआ लक्ष्य है, एक मूविंग टारगेट। वाओ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपने दफ्तर की लाइट कब बंद कर रहा है या कोई फैक्ट्री अपनी भारी मशीनें कब चालू कर रही हैं। इंसान के हर एक छोटे बड़े फैसले के साथ वो शांत मशीन लगातार अपनी पूर्णता को खोज रही है और खुद को एडजस्ट कर रही है। यार, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब हम मानते हैं कि मशीनें एक कोने में पड़ी बस जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन असल में हमारे शहरों के हर नुक्कड़ पर रखे ये ट्रांसफार्मर हर पल हमारी आदतों, हमारी ज़रूरतों और हमारे फैसलों के साथ एक अदृश्य और बेहद जटिल डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा डांस जो कभी रुकता नहीं। ये सोचने वाली बात है कि जब भी कोई चार्जर सॉकेट में लगाया जाता है या कोई स्विच ऑन किया जाता है तो कहीं दूर रखा एक विशाल ट्रांसफार्मर उस छोटे से बदलाव को महसूस करता है और अपने संतुलन को फिर से साधने में लग जाता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। ज्ञान के सफर में जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। अगर आप ITI के छात्र हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद। रवि सिंह, ITI। सीखिए स्किल, बनाइए उज्जवल भविष्य।